नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जो आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा वो है क्या, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। और एक इन्फॉर्मेशन और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने जो है CDP के लिए एक सीरीज चलाई है जिसमें हम पूरी CDP को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड क्यों ना हो। और KVS के लिए हम बता दें, ये जो सीरीज़ होने वाली है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी आपके लिए। आप इस सीरीज़ को भी फॉलो करते हैं तो आपको KVS में बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में, ज़्यादा समय को ना गवाते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग एम्स एट ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, इम्पार्टिंग स्किल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर। क्या द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग एम्स एट ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, इम्पार्टिंग स्किल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर। जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो उद्देश्य होता है, जो हमारी सीखने सिखाने प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, मतलब कि ज्ञान का स्थानांतरण करना। क्या ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज मतलब जब मानकर चलिए कि एक व्यक्ति ज़्यादा जानने वाला है और और दूसरा व्यक्ति उस पहले वाले व्यक्ति से कम जानने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या होगा, द ट्रांसमिशन, जो ज़्यादा जानने वाला व्यक्ति होगा जब उस कम जानने वाले व्यक्ति में ज्ञान का स्थानांतरण करेगा तो उसे कहा जाएगा ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, मतलब क्या, ज्ञान का स्थानांतरण। ठीक। इम्पार्टिंग स्किल्स मतलब कौशल्स को प्रदान करना। जब आप एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएं, इम्पार्टिंग स्किल्स मतलब कि जब आपने देखा होगा, जब आप B.Ed की ट्रेनिंग कर रहे होंगे या फिर DLED या फिर किसी भी और अदर टीचिंग कोर्स की आप अगर ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो तो टीचिंग करने से पहले आपको बता दिया जाता था, मतलब एक तरीके से जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता था कि आपको इस तरीके से आप वहाँ पर पढ़ाना है। तो ये क्या होगा कि जो एक्सपर्ट लोग होते थे वहाँ पर वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे थे कि इस तरीके से आपको कौशलों को मतलब इस तरीके से आपको पढ़ाना है बच्चों को और इस तरीके से समझाना है। ठीक। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से वो कौशल प्रदान कर रहे थे। क्या क्या कर रहे थे, वो कौशल प्रदान कर रहे थे। द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स। क्या आगे बात करें हम, क्या है वो फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स। एक जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो उद्देश्य होता है वो आपके अंदर एक एटीट्यूड मतलब एक नज़रिए का फॉर्म करना भी होता है। क्या होता है आपके अंदर जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू आप में एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है, वैल्यूज़ आपके अंतर्गत आ जाती हैं, मतलब मूल्य आ जाते हैं। बिहेवियर, आपके बिहेवियर में भी परिवर्तन होने लगता है। क्या बिहेवियर में भी आपके में परिवर्तन होने लगता है। एक तरीके से बिहेवियरल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो उद्देश्य है। ठीक। यहाँ पर एक वर्ड आया है एटीट्यूड। क्या आया है, यहाँ पर एक वर्ड आया है एटीट्यूड। अगर हम इसकी बात करें तो एटीट्यूड क्या है, और एक वर्ड आता है एप्टीट्यूड। क्या यहाँ पर आपको गोले में दिख रहे होंगे दोनों, एक एटीट्यूड है और एक एप्टीट्यूड है। एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो एटीट्यूड क्या होता है, किसी व्यक्ति का चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या है, वो क्या होगा, ये एक तरीके का एटीट्यूड होगा। बट बात करें यहाँ पर एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड जो है किसी एक व्यक्ति की किसी स्किल को एक्वायर करने की क्षमता है। क्या है, अगर हम एटीट्यूड की बात करें तो इसे हिंदी में हम नज़रिया कहेंगे, मतलब किसी चीज़ को देखने का नज़रिया आपका किस तरीके का है वो आएगा एटीट्यूड के अंतर्गत। अगर हम बात करें यहाँ पर एप्टीट्यूड को हम हिंदी में कहेंगे अभिक्षमता। और मतलब किस तरीके से एक व्यक्ति किसी स्किल को एक्वायर करने की क्षमता रखता है, कितनी क्षमता रखता है, वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा एप्टीट्यूड के अंतर्गत। ठीक। यहाँ पर कुछ अगली टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे है द बाइपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, और एक दी हुई है ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइपोलर प्रोसेस की। तो ये जो बाइपोलर प्रोसेस बताई है किसने, एडम्स ने बताई है। जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है वो एडम्स के थ्रू मतलब एडम्स ने बताया कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो एक तरीके से बाइपोलर है, मतलब कि द्विध्रुवीय है। एक ध्रुव पर होता है टीचर, मतलब एडम ने कहा है कि जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो द्विध्रुवीय है, जिसमें एक ध्रुव पर होता है टीचर और दूसरे पोल पर होता है स्टूडेंट। तो एडम्स ने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक तरीके से द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया है, जिसमें एक पोल पर होता है टीचर और दूसरे पोल पर स्टूडेंट होता है। ठीक। बात कर लेते हैं आगे की। आगे क्या है हमारा ट्राइपोलर प्रोसेस।
क्या है? ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। अगर हम ट्राइपोलर प्रोसेस की बात करें तो ये किसने दी है? ये दी है जॉन डीवी ने। जॉन डीवी कहते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो क्या है? एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। क्या है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक, और इनमें जो है मतलब बोल सकते हैं कि तीन ध्रुव हैं, जिसमें एक ध्रुव पर होता है, जिसमें एक पोल पर टीचर होता है और दूसरे पोल पर होता है स्टूडेंट और तीसरे पोल पर होता है करिकुलम, जिसे हम एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। क्या? जिसमें बच्चे के सभी एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे और सभी उसकी एक्टिविटी को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो ट्राइपोलर जो है, ट्राइपोलर प्रोसेस को दिया है जॉन डीवी ने और बायपोलर प्रोसेस को दिया है एडम्स ने। एडम्स कहते हैं कि जो टीचिंग प्रोसेस है वो द्विध्रुवीय है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू एडम। अगर हम बात करें यहाँ पर ट्राइपोलर प्रोसेस की, तो ट्राइपोलर प्रोसेस दी है जॉन डीवी ने, जो कहते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो ट्राइपोलर है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि तीन ध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें तीन लोग शामिल है, एक टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा क्या? उसका करिकुलम, या फिर उसे एनवायरनमेंट से भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। हमने ये समझ लिया कि बायपोलर प्रोसेस और ट्राइपोलर प्रोसेस क्या है। ठीक, और अगर हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और जोड़ेंगे यहाँ पर ट्राइपोलर प्रोसेस में, कि जो ट्राइपोलर प्रोसेस में ये जो टीचर और स्टूडेंट और करिकुलम जो होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर के चलते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? द वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के चर क्या है? शिक्षण के चर, वेरिएबल्स को हिंदी में क्या कहेंगे? चर कहेंगे। ठीक, तो टीचिंग के जो वेरिएबल्स हैं इनको टाइप्स थ्री, मतलब तीन टाइप्स में बांटा गया है। एक होता है क्या? इंडिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है इंटरवीनिंग और तीसरा होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो चर होता है वो होता है क्या? टीचर, एक अध्यापक होता है इंडिपेंडेंट टीचर। ये किसी पर डिपेंडेंट तो है नहीं, ये जो चीज़ें तैयार करके लाएगा एक बच्चे के लिए, जब लेसन प्लान करके लाएगा तो वही चीज़ें बच्चे को सिखाएगा, तो ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, जो चीज़ें ये लाएगा तैयार करके वो चीज़ें ही बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरवीनिंग की, तो इंटरवीनिंग क्या है? इंटरवीनिंग जो है, इंटरवीनिंग एक तरीके के बोल सकते हैं कि बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, किन एक्सपीरियंसेस के साथ बच्चा आ रहा है, वो एक तरीके से हेल्प करेंगे बच्चे को लर्निंग करने में, सीखने में चीज़ों को। ठीक, तो ये क्या है? जो एक तरीके से मध्यस्थता का काम करते हैं। क्या? एक तरीके से एक बिचौलिए का काम करते हैं बच्चे में, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर के बीच में और बच्चे के बीच में, जो एक मध्यस्थता का काम करते हैं, जो बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं डिपेंडेंट चर की। जो डिपेंडेंट चर होता है वो क्या होता है? वो होता है एक स्टूडेंट। और ये डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है? मतलब डिपेंडेंट को हिंदी में हम कहेंगे निर्भरता। जो स्टूडेंट होता है, जो तीसरा चर होता है टीचिंग का, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो होता है टीचर के ऊपर। मतलब जो स्टूडेंट है, एक सेकेंड, जो स्टूडेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? ये टीचर के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक, तो मतलब जो चीज़ें यहाँ पर जो चीज़ें टीचर यहाँ पर आपको पढ़ाएगा या फिर एक बच्चे को पढ़ाएगा, तो ये किसके ऊपर डिपेंड हो गया? ये टीचर के ऊपर डिपेंड हो गया। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टीचिंग है वो कौन है? स्टूडेंट। और किसके ऊपर डिपेंड है? ये टीचर के ऊपर डिपेंड है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। द लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है? लेवल्स ऑफ टीचिंग मतलब कि शिक्षण के स्तर, इन्हें हम हिंदी में बोल सकते हैं। अगर हम ये तीन लेवल्स बताए गए हैं, टीचिंग के लेवल्स जो हैं तीन बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा है क्या? रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक, जो बात कर लेते हैं हम अपने पहले लेवल के बारे में। पहला लेवल क्या है हमारा? मेमोरी लेवल। क्या है? मेमोरी लेवल। ये जो लेवल ऑफ टीचिंग होता है, इस लेवल में क्या होता है? एक तरीके से बोल सकते हैं कि थॉटलेस होता है, मतलब विचारहीन होता है। रोट लर्निंग, मतलब इसमें क्या होता है? मेमोरी लेवल पर जो बच्चे को चीज़ें जो है रटा दी जाती है। क्या? इस पर क्या किया जाता है? रोट लर्निंग पर फोकस किया जाता है। बच्चे को चीज़ें रटा दी जाती हैं एक तरीके से, उसकी समझदारी पर कोई फोकस नहीं किया जाता, बस केवल चीज़ों को रटा दिया जाता है कि ABCD EFG HI JK LMNO PQRST UV WXYZ, इस तरीके से बच्चे को रटा दिया जाता है। अगर बच्चा कहीं पर इसमें बीच में अटक जाता है, मानकर चलिए कि J पर अटक गया, तो क्या करेगा बच्चा? शुरू से ही स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? शुरू से ही स्टार्ट करेगा ABCD से ही। अगर बीच में कहीं अटक जाता है इन चीज़ों में, तो क्या है? एक तरीके से बच्चे की समझदारी पर कोई फोकस नहीं किया जा रहा है, बस केवल यहाँ पर चीज़ों को रटा दिया जा रहा है। किसमें? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे। ठीक, और ये ये क्या है? एक तरीके से लोअर लेवल है। क्या है? एक निचले स्तर का लेवल है टीचिंग का। ठीक, बात करें हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की, तो इसमें क्या है? एक तरीके से थॉटफुल लेवल है। क्या है? विचार है। मतलब इसमें क्या है? बच्चे को समझाने पर जोर दिया जाता है कि अगर मतलब मान कर चलिए कि
नाउन की परिभाषा है, तो यहाँ पर क्या है, नाउन की परिभाषा को रटाया नहीं जाएगा, उसको समझाया जाएगा कि किस तरीके से नाउन की परिभाषा को डिफाइन किया गया है। जैसे ए नाउन इज द प्लेस ऑफ ए पर्सन, और ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब बोल सकते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति का नाम, मतलब कोई भी चीज़ है जिसका नाम है वो क्या है, नाउन है। यहाँ पर इस तरीके से बच्चे को समझाया जाएगा क्या। और बट मेमोरी लेवल की बात करें तो मेमोरी लेवल पर क्या होगा, बस उसे जो डेफिनेशन है नाउन की वो एक तरीके से रटा दी जाएगी कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इस तरीके से बच्चे को रटा दी जाएगी। बट यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है, बच्चे को बताया जाएगा कि नाउन क्या है, क्या मतलब कि नाउन किसे कहते हैं। ठीक, कि बताया जाएगा बच्चे को कि जो कोई भी चीज़ है जिसका नाम है वो है क्या, नाउन। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इसे बोल सकते हैं चिंतनशील प्रक्रिया, मतलब चिंतनशील लेवल है टीचिंग का। ये हाईएस्ट लेवल है, ये क्या है, हाईएस्ट लेवल है। ठीक, और मोर थॉटफुल है, इसमें क्या है, थॉटफुल लगता है, मतलब बच्चे को समझा भी दिया जाता है, बट यहाँ पर क्या है, बच्चा भी खुद से सोचने लगता है, सोचता है, ना कि केवल एक ही एस्पेक्ट पर सोचता है। वो अगर मान के चलिए किसी चीज़ को किसी चीज़ के बारे में आप उस बच्चे को बता रहे हैं, तो वो केवल उसकी विशेषताओं पर ही ध्यान नहीं देगा, एक तरीके से उसकी विशेषताएं और क्या उसमें हानि है, मतलब एक तरीके से क्या मेरिट्स हैं उसके और क्या डिमेरिट्स हैं, मतलब क्या गुण है और क्या उसमें हानि है। तो बच्चा केवल एक एस्पेक्ट पर ही ना सोचकर बच्चा जो है अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेगा और बुरी चीज़ों के बारे में भी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करने लगता है, क्या क्रिटिकल थिंकिंग करता है। क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आलोचनात्मक तरीके से, मतलब चीज़ों को अगर मान कर चलिए किसी बच्चे को किसी टीचर ने कुछ बताया, तो वो केवल एक एस्पेक्ट, मतलब उसकी विशेषताओं पर ही ध्यान न देकर उसमें ये जानने की कोशिश करेगा कि उस चीज़ में कमी क्या है, ना केवल उसकी विशेषताओं को ही। ठीक, तो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हो गया। ठीक, अगर आपको कोई ये आपको समझ आ गई होंगी ये जो तीनों चीज़ें हैं। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे की। यहाँ पर एक टर्म है मल्टी लेवल क्लासरूम। मल्टी लेवल क्लासरूम क्या होता है, मल्टी लेवल क्लासरूम में द सेपरेट क्या होता है, एक सेकेंड, क्या है द मल्टी लेवल क्लासरूम। मल्टी लेवल क्लासरूम क्या होता है, जहाँ पर सेपरेट स्पीकिंग सेपरेट लैंग्वेजेस, जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे शामिल होंगे। क्या होंगे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे शामिल होंगे। द वेरियस लर्निंग बैकग्राउंड्स, मतलब अलग अलग जो अधिगम की पृष्ठभूमि होगी उससे आएंगे, मतलब लर्निंग बैकग्राउंड से आएंगे। मानकर चलिए कि कोई बच्चा तो है एक तरीके से पहली पीढ़ी का ही अधिगम करता है, पहली पीढ़ी का अधिगम करता, मतलब कि उसके जो बड़े बूढ़े थे या फिर उसके जो दादा थे या फिर पापा थे या फिर कोई और लोग थे, तो वो क्या है, वो स्कूल नहीं गए थे, तो वो हो गया पहली पीढ़ी का अधिगम करता। तो यहाँ पर जो है वेरियस लर्निंग बैकग्राउंड, और कुछ बच्चे होंगे कि भाई उनके मतलब पिछली पीढ़ी से पीढ़ी बच्चे, मतलब उसकी जो है उसकी पीढ़ी जो थी पहले मतलब उसकी बच्चे की जो पीढ़ी थी वो पहले से ही पढ़ी लिखी आ रही है। तो ये क्या है, मल्टी लेवल क्लासरूम में क्या होगा, वेरियस लर्निंग बैकग्राउंड से, मतलब वो बच्चे भी शामिल होंगे उसमें जो पहली पीढ़ी का अधिगम करता है, और वो बच्चे भी शामिल होंगे जो मतलब बहुत टाइम से पहले से ही वहाँ पर उनकी फैमिली में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चली आ रही है। तो मल्टी लेवल क्लासरूम में क्या होगा, सेपरेट जो भाषा बोलते हैं उन बच्चों को भी शामिल किया जाएगा और वेरियस लर्निंग बैकग्राउंड के बच्चों को भी वहाँ पर शामिल किया जाएगा। डाइवर्स एथनिसिटी, क्या, एक सेकेंड, डाइवर्स एथनिसिटी मतलब अलग अलग रेस के लोग, बोल सकते हैं अलग अलग जाति के लोग भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। तो इसमें क्या होगा, मल्टी लेवल क्लासरूम में ये फोकस नहीं किया जाएगा कि बच्चा किस जाति से, किस रेस से, किस धर्म से आ रहा है। तो इसमें क्या है, एथनिसिटी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा कि मतलब कि इसी ब्राह्मण ही लोग आ सकते हैं या फिर क्षत्रिय लोग ही आ सकते हैं या फिर वैश्य ही आ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अलग अलग मतलब जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी रूप का हो, तो मल्टी लेवल क्लासरूम में क्या होगा, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं डाइवर्स जो लोग होंगे, जो भिन्न प्रकार के लोग होंगे, वो जो है मल्टी लेवल क्लासरूम में शामिल होंगे। और डिफरेंट एज ग्रुप, क्या, डिफरेंट एज ग्रुप की बात करें तो ऐसा नहीं होगा, जो मल्टी लेवल क्लासरूम होगा उसमें केवल एक ही एज ग्रुप के बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे होंगे। जैसे कोई बच्चा 5 साल का हो सकता है, कोई बच्चा 10 साल का हो सकता है, कोई 15 साल का हो सकता है।
ठीक। तो मल्टी लेवल क्लासरूम में क्या होगा, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा, वेरियस लर्निंग बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा, डाइवर्स एथनिसिटी मतलब अलग अलग रेस से, अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से आने वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि 5 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा, मतलब एक ही एज ग्रुप को शामिल किया जाएगा, तो मतलब अलग अलग एज के जो बच्चे होंगे उनको शामिल यहाँ पर किया जाएगा। तो ये हो गया मल्टी लेवल क्लासरूम की टर्म को यहाँ पर डिफाइन कर दिया हमने। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे के टॉपिक के बारे में, द फेजेस ऑफ टीचिंग। क्या क्या फेजेस ऑफ टीचिंग, जो शिक्षण के जो फेजेस होते हैं, फेजेस की बात करें तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं चरण। क्या फेजेस के, द फेजेस ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण के चरण क्या होते हैं। शिक्षण के 3 चरण होते हैं, एक तो प्री एक्टिव, दूसरा होता है इंटरएक्टिव और तीसरा होता है पोस्ट एक्टिव फेज। क्या, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक, बात कर लेते हैं यहाँ पर प्री एक्टिव फेज की। तो प्री एक्टिव फेज में मतलब एक टीचर के एक्टिव होने से पहले का जो चरण होता है वो क्या होता है, प्री एक्टिव फेज उसे कहते हैं। और इसमें क्या करता है, एक टीचर प्लानिंग करता है। क्या करता है, मतलब जो टीचर होता है वो क्या करता है, प्लानिंग करता है। मतलब मुझे कुछ पढ़ाना है क्लास में जाकर, तो वो पहले जो है उस लेसन को प्लान करेगा। मतलब मुझे क्या क्या पढ़ाना है, मानकर चलिए कि उसे हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो उस हिस्ट्री के टॉपिक को वो पहले तैयार करके जाएगा कि मुझे आज दिल्ली सल्तनत को पढ़ाना है, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पहले से प्लान करके बताया, मतलब पहले से प्लान करके ले जाएगा कि मुझे इस तरीके से बच्चों को समझाना है और ये समझाना है, इतना टॉपिक मुझे वहाँ पर कवर कराना है। ठीक, तो ये हो गया प्री एक्टिव फेज। अगर हम बात कर लेते हैं हम दूसरे फेज के बारे में, तो दूसरा फेज कौन सा होता है, दूसरा फेज होता है हमारा इंटरेक्टिव फेज। कौन सा, इंटरेक्टिव फेज। जब बच्चा मतलब जब टीचर क्लास में एंटर करेगा और जब बच्चों को बताएगा कि हिस्ट्री का मैं मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब जब टीचर बच्चों को समझाएगा कि मैं मान के चलिए जो पहले लेसन प्लान करके आया था, अब उस लेसन प्लान को बच्चों को वो समझाएगा। तो ये कौन सा फेज हो गया, ये होगा इंटरेक्टिव फेज। मतलब बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट करके बताएगा चीज़ों को, कि मैं हिस्ट्री में ये हुआ था, मतलब जिस टॉपिक को वो तैयार कर लेकर आया है प्री एक्टिव फेज में, अब वो बच्चों को क्या करेगा, इंटरेक्ट करके उस टॉपिक को बताएगा वहाँ पर। ठीक, बात कर लेते हैं अगले फेज के बारे में। अगला फेज कौन सा है, पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज, इसमें क्या करेगा, जो टीचर होगा वो इवेल्युएट करेगा। मतलब जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, मतलब जो चीज़ें एक टीचर ने पढ़ाई हैं, वो क्या बच्चों के दिमाग में बैठ पाई हैं, या बच्चे उनको समझ पाए हैं, एक तरीके से फीडबैक प्राप्त करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर क्या कर सकता है एक टीचर, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड, कि ये जानने के लिए कि बच्चों के समझ में ये टॉपिक आया है या नहीं आया है। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से पोस्ट एक्टिव फेज हो गया। ठीक, हमने बता दिया कि फेजेस ऑफ टीचिंग कौन से होते, क्यों तीन फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में बात कर ली हमने। वो प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे क्या है, द टाइप्स ऑफ लर्निंग। क्या है, टाइप्स ऑफ लर्निंग मतलब लर्निंग के टाइप्स या फिर लर्निंग के प्रकार, मतलब कि अधिगम के प्रकार। एक होती है क्या, फॉर्मल एजुकेशन, मतलब फॉर्मल लर्निंग भी बोल सकते हैं, और एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन, और एक होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक, तो ये इनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फॉर्मल एजुकेशन की बात कर लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा। ठीक, क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा। जो शिक्षा एक तरीके से प्रॉपर डिसिप्लिन में, एक प्रॉपर वे में चलती है, जिनके लिए प्रॉपर स्कूल्स होते हैं, एक तरीके एक बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर अनुशासन होता है, अनुशासन में रहना होता है। कि जैसे मानकर चलिए स्कूलिंग बोल सकते हैं यहाँ पर, जैसे एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में जो शिक्षा दी जाती है वो क्या है, एक फॉर्मल एजुकेशन है। जैसे स्कूलिंग की शिक्षा, आपको वहाँ पर क्या करना होता है कि एक तरीके से प्रॉपर ड्रेस होती है। ठीक, एक प्रॉपर टाइम होता है जाने का। ठीक, एक प्रॉपर टाइम आने का होता है, एक प्रॉपर टाइम वहाँ पर लंच करने का होता है, एक प्रॉपर टाइम एक तरीके से बोल सकते हैं जो क्या बोल सकते हैं कि जो बीच में जो टाइम देते हैं आपको खेलने कूदने का, जो इंटरवल बोल सकते हैं उसे, एक मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर कि जो फॉर्मल एजुकेशन होगी एक तरीके से एक पूरी डिसिप्लिन में चलेगी, एक और रेगुलरिटी भी उसमें मिलेगी। क्या, रेगुलरिटी मतलब नियमितता भी उसमें देखने को मिलेगी, और क्वालिफिकेशन मतलब यहाँ पर जो है एक बच्चे को सर्टिफिकेट भी थमाया जाएगा यहाँ पर, जो बच्चे ने वहाँ पर क्या क्या है, एक्वायर किया है चीज़ों को। ठीक, फॉर्मल एजुकेशन में, किसमें क्या है, फॉर्मल एजुकेशन में।
बट बात कर लेते हैं यहाँ पर इनफॉर्मल एजुकेशन की। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो कहीं पर भी हो सकती है, मतलब जो इनफॉर्मल एजुकेशन है बच्चा कहीं से भी प्राप्त कर सकता है। जैसे मान कर चलिए कहीं पर चाय बैठा हुआ है तो कोई ज्ञान पेल रहा है तो वहाँ से ज्ञान ले लिया उसने, ठीक। या फिर कहीं से भी मतलब ट्रेन में जाकर के कोई इश्तिहार देख लिया, उसने वहाँ पर पढ़ा कि ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मतलब जैसे बोल सकते हैं कि कोरोना के बारे में वहाँ पर दिया गया है कि ये आपको सावधानी बरतनी है अगर आपको कोरोना से बचना है। तो वहाँ पर क्या है, बच्चे ने जब बच्चे ने देखा कि वहाँ पर ये सामान ये चीज़ें लिखी हुई हैं कोरोना से बचने के लिए, तो उनको फॉलो करके बच्चा सीखा कि कोरोना से बचने के लिए ये चीज़ें भी हमको फॉलो करनी है। तो क्या है, इनफॉर्मल जो एजुकेशन है वो कहीं पर भी हो सकती है। मतलब एक तरीके से इसका जो है कोई प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है, कोई प्रॉपर जगह नहीं है इनफॉर्मल एजुकेशन की, ठीक। ये मतलब कहीं से भी इनफॉर्मल एजुकेशन हो सकती है। अब बात कर लेते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। किसकी? नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक तरीके से बोल सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग, नो इंस्टीट्यूशन और क्वालिफिकेशन। इसमें क्या है, कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, यहाँ पर कोई प्रॉपर रेगुलरिटी नहीं होती है, कोई प्रॉपर नियमितता नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आपको डेली जाना ही जाना है, बट आपका मन किया आप यहाँ पर गए, आपका मन किया नहीं गए। जैसे मानकर चलिए क्लासेस होती हैं, जैसे डांस क्लासेस हो गई, मतलब एक शौक, अगर बच्चा एक शौक के तौर पर अगर डांस क्लासेस को ज्वाइन कर रहा है तो वहाँ पर जा सकता है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि डेली नहीं जाता, तो ये क्या होगा कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगी। जैसे स्विमिंग करना सीखना चाहता है बच्चा तो स्विमिंग के लिए बच्चा चला गया। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आएंगी। वहाँ पर कोई प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होगा, बच्चे का मन है तो जा रहा है, अगर नहीं मन है तो कोई नहीं जा रहा है। तो क्या है वहाँ पर बोल सकते हैं। और एक बात और बताएं, हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो है सर्टिफिकेट आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर सर्टिफिकेट आपको दिया भी जाता है और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो क्या है, ये सभी चीज़ें हमने समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं आगे। क्या, अरे ये तो ख़त्म हो गया हमारा। चलिए, तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आज समझा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि जो आगे की हमारी वीडियोस होने वाली हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, हम जो है क्या करेंगे, टीचिंग स्टाइल्स एंड मेथड्स और स्ट्रेटजीज़ को हम कवर करेंगे। यहाँ पर जो टीचिंग मेथड्स हैं करीबन 15 से 20 टीचिंग मेथड्स हैं, मैं उनको कवर कराने वाला हूँ आपको, ठीक। और उसके बाद हम एक टॉपिक और उठाएंगे जो होगा माइक्रो टीचिंग का हम उसको भी पढ़ाएंगे। तो दोस्तों इन वीडियोज़ को देखना ना भूलें, आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होंगी भाई। जो चीज़ें एक जो कोर्स में कोई व्यक्ति किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, मैं उनको जो है यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा। मतलब कुछ चीज़ें सिखाऊंगा और कुछ चीज़ें सीखूंगा भी आपसे। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं आपको आसानी से देखने को मिल जाएं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।